नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश आप सबका स्वागत करता हूं ड्रीम सक्सेस एकेडमी में। दोस्तों हम लोग जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल 2023 के एग्ज़ाम के लिए सिर्फ रिवीजन प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे। आपको बता दूं इस सेट में हम लोग प्रश्नों को डिस्कशन करेंगे। आप बस हमें 10 से 12 मिनट दीजिए। कितना? 10 से 12 मिनट आपका मांग रहा हूँ मैं। आप 10 से 12 मिनट दीजिए। इस 10 से 12 मिनट में हम आपको 100 से 100 प्रश्नों को जो है फटाफट रिवीजन करा देंगे, जिससे कि आपको एक मजबूती मिलेगी। ये रिवीजन जो है आपके एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। दोस्तों इस सेट में कि जो डिस्कशन है इसमें जो भी प्रश्न है मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। आप सेट लगाइए, इसके बाद खुद से डिसाइड करिए कि लेवल जो था क्वेश्चन का जो क्वालिटी था वो कैसा था। ठीक है, और मोस्टली आपको बता दूंगी संभावना कि आपके एग्ज़ाम में इस सेट से प्रश्न जरूर आएंगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे हम। यदि आपको सेशन अच्छा लगेगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल से जुड़ जाएगा, और यदि नहीं लगेगा तो आप सेव कर लीजिएगा। मेरी कोशिश रहती है कि बिहार पुलिस के एग्ज़ाम के लिए मैं आपको जो है वेस्ट से वेस्ट कंटेंट दूं, ताकि आपके एग्ज़ाम में वह हेल्पफुल हो। स्टूडेंट की सपना होता है सरकारी नौकरी का, आप उस नौकरी को प्राप्त करें। इसी शुभकामनाओं के साथ तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। और सेट नंबर 1 पहला प्रश्न देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य। देखिए आपको पता होना चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ जिसे हम यूएनओ बोलते हैं, यानी यूएनओ में 15 सदस्य होते हैं। ठीक है, 15 सदस्य होते हैं, जिसमें कि आपको 10 अस्थायी सदस्य देखने को मिलेंगे और 5 अस्थायी सदस्य होते हैं। ये 10 जो अस्थायी सदस्य होते हैं, ये जो सदस्य देश होते हैं उनमें से प्रत्येक 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, और 5 जो है ये अस्थायी सदस्य होते हैं, जिसमें कि यानी कि चीन पहला हो गया, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और यूएसए, ये पांचों जो है अस्थायी सदस्य हैं। ठीक है, और 10 जो है अस्थायी सदस्य होते हैं। ठीक, चलिए आगे देखिएगा संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? तो यह 24 अक्टूबर सन 1945 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र का स्थापना हुआ था। ठीक है, सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र का एक जो है महत्वपूर्ण अंग है। ठीक, सुरक्षा परिषद का जो कार्य है उस संयुक्त राष्ट्र के जो उद्देश्य हैं और जो सिद्धांत है, उस उद्देश्य और सिद्धांतों को के अनुकूल जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना सुरक्षा परिषद का यह कार्य है। देखिए सुरक्षा परिषद के प्रत्येक जो अस्थायी सदस्य होते हैं उसको निषेधात्मक मत प्राप्त होता है। कहने का मतलब इन्हें जो है जो अस्थायी सदस्य होते हैं उन्हें वीटो प्राप्त होता है। यदि किसी भी मामले में इन 5 देशों में से कोई भी एक सदस्य देश जो है अस्थायी सदस्य देश यदि सहमत नहीं होता है और वो यदि वीटो का प्रयोग कर लेता है तो वो मामला जो है वहीं पे रुक जाता है। ये अस्थायी सदस्यों के जो है पावर है। ठीक है, आगे देखेंगे कि सुरक्षा परिषद के प्रत्येक अस्थायी सदस्य को निषेधात्मक मत प्राप्त है। ठीक है, देखिए अभी तक सोवियत संघ यानी कि कहने का मतलब जो है अभी तक रूस ने सर्वाधिक वीटो का प्रयोग किया है। ठीक, चलिए आगे देखिए राजस्थान में रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है। ठीक है, चलिए राजस्थान के बांसवाड़ा जिला एवं कोटा जिला में भी परमाणु ऊर्जा संयंत्र प्रस्तावित है, बांसवाड़ा और कोटा जिला में। ठीक, देखिए जो रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है उसकी स्थापना सन 1973 ईस्वी में की गई। किसकी सहायता से? याद रखिए कनाडा की सहायता से किया गया था। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा भरतनाट्यम नृत्य का आपने नाम सुना होगा। भरतनाट्यम नृत्य शैली जो कि तमिलनाडु का यह शास्त्रीय नृत्य है। इसका पुराना नाम है, कहने का मतलब प्राचीन नाम जो था वो सदीर था। इसे यानी प्राचीन नाम सदीर के नाम से जाना जाता था। देखिए संगीत नाटक अकादमी के अनुसार वर्तमान में भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। कितने? याद रखिएगा, ये जो है याद बिल्कुल करिएगा। संगीत नाटक अकादमी के अनुसार वर्तमान में भारत में कितने? 8 शास्त्रीय नृत्य। कौन कौन से? तो याद रखिए भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली, मोहिनीअट्टम, ओडिसी, मणिपुरी, कथक और सत्रिया। सत्रिया जो है यह याद रखिए असम का लोक नृत्य है। कथक उत्तर भारत का है, उत्तर प्रदेश यानी उत्तरी भारत का है। मणिपुरी मणिपुर का, ओडिसी उड़ीसा का, मोहिनीअट्टम जो है कथकली केरल का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, भरतनाट्यम तमिलनाडु का। ठीक है, चलिए रुक्मिणी देवी अरुणडेल भरतनाट्यम की यह प्रसिद्ध नृत्यांगना है। ठीक, चलिए माउंट एवरेस्ट 2 बार फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो यह संतोष यादव। इन्होंने माउंट एवरेस्ट को 2 बार चढ़ाई की है। ठीक है, चलिए माउंट एवरेस्ट जो है विश्व की सबसे ऊंचा पर्वत चोटी है और इसकी ऊंचाई जो है 8,848 मीटर है। याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिएगा एवरेस्ट फतह करने वाले प्रथम पर्वतारोही कौन थे? तो जो एवरेस्ट की चोटी पर
पहली बार चढ़े थे वो तेंजिंग नोर्गे थे, और यह कहाँ के रहने वाले थे, तो यह नेपाल के रहने वाले थे। और इनके साथ गए थे एडमंड हिलेरी जो कि न्यूजीलैंड के रहने वाले थे। ठीक है, देखिए एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला जुंको तेबई हैं। कौन है? जुंको तेबई, जो कि जापान की रहने वाली थी, यह प्रथम महिला थी। और भारत की जो प्रथम महिला है वो बछेंद्री पाल है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वांटू मैदान कहाँ स्थित है? तो क्वांटू मैदान जो है यह जापान में है। यह मैदान होन्शु द्वीप के मध्य में स्थित है। होन्शु द्वीप कहाँ है? जापान में, जिसके मध्य में क्वांटू मैदान है, जो भारी वर्षा एवं उद्योग हेतु प्रसिद्ध क्षेत्र है। यहाँ पर आपको चावल, सब्जी तथा फल की पैदावार होती है। होन्शु द्वीप जो है जापान का सबसे बड़ा एवं विश्व का 7वां सबसे बड़ा द्वीप है। तो याद रखिएगा, जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा? तो होन्शु द्वीप है। ठीक है, चलिए देखो होन्शु द्वीप पर जापान के प्रसिद्ध शहर कौन कौन से स्थित हैं? तो जापान के प्रसिद्ध शहर टोक्यो, ओसाका, कोबो, नागोया और हिरोशिमा, ये जो है सभी जो शहर हैं वो होन्शु द्वीप पर स्थित है। और ये क्वेश्चन आता है कि आपको क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि बताइए कि नागोया जो शहर है वो किस द्वीप पर स्थित है? तो याद रखिएगा ये होन्शु पे है। बाकी इसके साथ टोक्यो और ओसाका भी है, ओसाका को भी याद रखिएगा। चलिए, मिसाइल का प्रक्षेपण 2003 में किया गया था। आकाश जो मिसाइल है जो कि सतह से हवा में मार करता है, इसका प्रक्षेपण 2003 में किया गया था और इसकी मैक गति जो है 2.5 है। कितनी? 2.5। ठीक, चलिए आगे देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रतिवर्ष जो है 24 जनवरी को मनाया जाता है। शिक्षा दिवस जो है प्रतिवर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है यह 11 नवंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो देश के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, और इनके जो है जन्म दिवस के अवसर पर ही राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। कब? 11 नवंबर को। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, रेणुका झील, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से सभी क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। देखिएगा, रेणुका झील कहाँ है? तो सबसे पहले याद रखिए, रेणुका झील हिमाचल प्रदेश में है। पॉइंट 1, रेणुका झील भारत की जो है सबसे छोटी आर्द्र भूमि है। पॉइंट नंबर 2, यानी ये दोनों क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है। देखिए ये जो है बिहार एसआई का पूछा हुआ प्रश्न है, जो 18-19 में जो वैकेंसी आई थी बिहार एसआई, उसमें आया था क्वेश्चन कि भारत की सबसे छोटी आर्द्र भूमि का नाम बताइए। तो याद रखिएगा रेणुका झील है। ठीक है, चलिए अब देखिए, असम में हाफलोंग झील है। असम में कौन कौन सी झील है? असम में आपको हाफलोंग झील मिलेगा, चंदोबी झील मिलेगा और ये दीपोर झील। ये जरूर याद करिएगा, दीपोर झील एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है कि दीपोर झील किस राज्य में? तो दीपोर झील याद रखिएगा असम में है। ठीक है, उसके साथ चंदोबी भी याद रखिएगा। देखिए, सूर्यधार झील का लोकार्पण 2020 में कहाँ किया गया? उत्तराखंड में किया गया। तो आपको ये सूर्यधार झील भी याद करना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से देखिए, तीनों चारों क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूर्यधार झील कहाँ है? तो उत्तराखंड में याद रखना है। ठीक, चलिए आगे है कि नक्की, पुष्कर, सांभर झील, रामगढ़ झील, पिछोला झील। पिछोला झील को जरूर याद करिएगा, सांभर झील को याद करिएगा और नक्की झील को भी याद कर लीजिएगा। ये सारे झील जो है राजस्थान में है। ठीक, चलिए गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में मार्शल जोसेफ टीटो जो कि यूगोस्लाविया के थे, कर्नल नासिर जो कि मिस्र के थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि अपने देश भारत के थे, इन्होंने सहयोग से गुट निरपेक्ष आंदोलन को जो है बल मिला और इन्हीं के सहयोग से जो है 1961 ईस्वी में गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना होती है। ठीक है, इसका देखिए, जो गुट निरपेक्ष आंदोलन को हम इंग्लिश में नाम के नाम से जानते हैं, जिसका फुल नेम होता है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। ठीक है, मतलब हम द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है पूरा देश जो है क्या हुआ था? 2 गुटों में बट गया था। कितने? 2 गुटों में बट गया था। इस एक का नेतृत्व कर रहा था यूएसए और दूसरे का नेतृत्व कर रहा था रसिया। ठीक है, तो भारत ये तीनों के नेतृत्व में नाम चलाया गया। मतलब कहने का मतलब हम किसी भी गुट में नहीं रहेंगे, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा कि डायना मंदिर है, तो इससे जो प्रसिद्ध स्थान है, यह मंदिर एशिया के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है, तुर्की में स्थित है। तो याद रखिए डायना मंदिर कहाँ है? तो यह तुर्की में स्थित है। तुर्की के ही पश्चिमी समुद्र तट पर स्पर्मा नामक प्रसिद्ध बंदरगाह है। पशुपति नाथ मंदिर कहाँ है? तो यह काठमांडू में स्थित है। सऊदी अरब में स्थित मक्का जो है इस्लाम धर्म का पवित्र स्थल माना जाता है। इस्लाम धर्म का पवित्र स्थल क्या है? तो मक्का है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा कि यरूशलेम में स्थित बैथलेहम ईसा मसीह की जन्म स्थली है। यानी यरूशलेम में जो बैथलेहम है वहाँ पे ईसा मसीह का जन्म हुआ था। नींद का अध्ययन क्या कहलाता है? तो हिप्नोलॉजी कहलाता है। याद रखिए, नींद का अध्ययन हिप्नोलॉजी कहलाता है। क्रोमैटोलॉजी के अंतर्गत हम रंगों का अध्ययन करते हैं। अस्थियों के जोड़ का अध्ययन को आर्थोलॉजी कहते हैं। ठीक है, और कालक्रम का अध्ययन को हम क्रोनोलॉजी कहते हैं। कालक्रम के अध्ययन को क्रोनोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है कि
मेहंदी को सुहाग और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। मेहंदी जो होता है उसको सुहाग और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। राजस्थान में बिस्सा जाति की महिलाएं कभी मेहंदी नहीं लगाती। राजस्थान की एक जो है जाति है जिसका नाम है बिस्सा, वो कभी भी मेहंदी नहीं लगाती है। अरिपन मधुबनी चित्रकला को कहा जाता है। अरिपन जो मधुबनी चित्रकला को कहा जाता है। चौकपूर्णा जो है लोक नृत्य, यह उत्तर प्रदेश की भूमि अंकन लोक कला है। चौकपूर्णा लोक कला जो है ये उत्तर प्रदेश की भूमि अंकन लोक कला है। ठीक है, कौन होता है उसका मतलब होता है परिवार नियोजन से। रेड क्रॉस जो होता है यह डॉक्टरी सहायता के लिए जाना जाता है, या अस्पताल खतरा के लिए यातायात को रोकने के यह चिन्ह है। ठीक है, हरा प्रकाश यानी रास्ता साफ है, आप ड्राइव करिए। ठीक है, चलिए। पीला प्रकाश का मतलब होता है सावधानी के साथ आगे बढ़ें, मतलब कभी भी खतरा हो सकता है, यानी सावधानी के साथ अब धीरे धीरे आगे बढ़िए। लाल प्रकाश का अर्थ होता है खतरा। ठीक है, चलिए। अब देखिए CTBT जिसका फुल फॉर्म होता है कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट वैन ट्रीटी, जो कि 1996 ईस्वी में अस्तित्व में आया था। इस संधि में परमाणु परीक्षण को प्रतिबंधित करके परमाणु प्रसार को रोकने की व्यवस्था की गई है। तो CTBT में जो है परमाणु परीक्षण को प्रतिबंधित किया गया है ताकि परमाणु प्रसार ना हो। ठीक है, अब देखिएगा अब तक जो है 183 देश इस संधि पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। डाओचेंग एंडिंग एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? तो यह तिब्बत में स्थित है। यह हवाई अड्डा चीन के सिचुआन प्रांत में अवस्थित है। यह दुनिया के सबसे अधिक ऊंचाई यानी 4441 मीटर पर अवस्थित हवाई अड्डा है। तो दुनिया के सबसे ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा जो है वो डाओचेंग हवाई अड्डा है, जो कि तिब्बत में है। ठीक, चलिए। लास्ट सपर का बताना है आपको। लास्ट सपर जो कि लियोनार्डो दा विंची ने चित्रित किया था। लास्ट सपर को किसने चित्रित किया था? तो लियोनार्डो दा विंची। ठीक, देखिए लियोनार्डो दा विंची इतालवी चित्रकार थे। इनकी जो प्रसिद्ध चित्र थी वो मोनालिसा थी। ठीक है, तो याद रखिए मोनालिसा के चित्रकार कौन थे? तो यह लियोनार्डो दा विंची थे। ठीक है, चलिए। आगे देखिए माइकल एंजेलो एक इतालवी मूर्तिकार थे और यह भी एक चित्रकार थे। ठीक है। पाब्लो पिकासो स्पेन के प्रसिद्ध चित्रकार थे, पाब्लो पिकासो। और रेम्बॉट नीदरलैंड के चित्रकार थे। ठीक, चलिए। ऊँटों का प्रसिद्ध व्यापार पुष्कर मेले का हिस्सा है। यह कार्तिक पूर्णिमा के समय प्रारंभ होने वाला मेला है। कुंभ मेला जो है विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक मेला है। ठीक है, कुंभ मेला जो लगता है भारत में वो विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक मेला है, जो कि 4 पवित्र स्थलों पर लगता है। कहाँ कहाँ लगता है? तो प्रयागराज यानी इलाहाबाद, हरिद्वार में लगता है, नासिक में और एक उज्जैन में लगता है। हर जगह जो यह 12 वर्षों के अंतराल पर आयोजित होता है। ठीक है, चलिए। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता की प्रतिमा यानी स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है न्यूयॉर्क में स्थित है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क में स्थित है। इसे फ्रांस ने अमेरिका को क्या किया था? गिफ्ट के तौर पे दिया था। और यह प्रतिमा जो है न्यूयॉर्क शहर के जो मैनहट्टन द्वीप है, मैनहट्टन में जो लिबर्टी द्वीप है वहाँ पर स्थित है। इस प्रतिमा का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो यह फ्रांसीसी मूर्तिकार थे फ्रेडरिक अगस्त। ठीक है, उन्हीं के द्वारा इस मूर्ति का जो है डिजाइन तैयार किया गया था। इस प्रतिमा को सन 1984 ईस्वी में यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल घोषित किया था। आपके लिए इंपॉर्टेंट ये होगा। ठीक, चलिए। जापान की राष्ट्रीय पोशाक क्या है? तो किमोनो के नाम से जाना जाता है। सरोंग जो है दक्षिण पूर्वी एशिया और दक्षिणतम एशिया में पहने जाने वाली पोशाक है। सरोंग भी एक पोशाक है, किमोनो भी एक पोशाक है। ठीक है, चलिए। चादर जो है यह भारत में की प्रचलित पोशाकों में से एक है। जापान में फूलों की जो सजावट की प्रक्रिया है उसको इकेबाना कहा जाता है। ये क्वेश्चन एग्जामों में आता है। ठीक है, बहुत बार आया भी हुआ भी कि इकेबाना जो है कहाँ की एक सजावट प्रक्रिया है? तो यह जापान की जो है सजावट प्रक्रिया है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा कि विश्व में जीसस क्राइस्ट की सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ है? तो जीसस क्राइस्ट की सबसे बड़ी मूर्ति जो है ब्राज़ील में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 39.6 मीटर है। यह प्रतिमा ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो शहर में स्थित है और यह प्रतिमा दुनिया की सबसे बड़ी आर्ट डेको शैली की मूर्ति कला है। मैक्सिको में क्रिस्टो रे की प्रतिमा भी स्थित है। तो दोस्तों आज का जो हमारा रिवीजन प्रैक्टिस सेट है यह समाप्त हो गया। आपको कैसा लगा और आप लोगों को जो है क्वेश्चन का क्वालिटी कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। क्या इस सेट को मैं आगे भी कंटिन्यू करूं, इसके बारे में बताइएगा। और फिर मिलेंगे आपके साथ किसी अन्य टॉपिक पे। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब तो दोस्तों में शेयर भी करिएगा। फिर मिलेंगे। नमस्कार।